नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेगा संवाद जारी है। जिलेवार मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मंत्री रघु शर्मा और कोर ग्रुप के अफसर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़े हैं। संभागीय आयुक्त, तहसीलदार से मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। कलेक्टर, एसपी, आईजी, एसडीएम समेत आला अधिकारी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़े हैं। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या चल रहा है, क्या निकल कर आ रहा है इस वीसी से? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज ग्रास रूट स्तर तक जो तैयारियां हैं कोरोना से लड़ने की और क्वारंटीन मैनेजमेंट की, उसका जायजा लिया जा रहा है। मुख्य सचिव से लेकर तहसीलदार तक जो प्रशासन की ऊपर से लेकर नीचे तक खड़ी होती है, वो सारे अधिकारी हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद हैं। और चुनिंदा जिलों के अफसर हैं, उनसे सीएम है वो फीडबैक लेंगे। खास करके जहां पर प्रवासी मजदूर ज्यादा आए हैं और रिसेंट में जहां मामले ज्यादा बढ़े हैं, उन जिलों के कलेक्टर्स और स्थानीय जो ऑफिसर्स हैं, उनसे सीएम पूरा फीडबैक लेंगे कि वहां पर क्वारंटीन मैनेजमेंट की स्थिति कैसी है, वहां ग्राउंड लेवल पर पंचायत स्तर तक क्वारंटीन मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, जांच किस तरह से हो रही है, दूसरी जो सुविधाएं हैं वो किस तरह दी जा रही है। ये तमाम बातें हैं, उनका ग्रास रूट स्तर पर फीडबैक इस वीसी के जरिए दिया जा रहा है। शुरुआत मुख्य सचिव के इंट्रोडक्टरी जो उद्बोधन है उससे हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने पूरा जो कंसेप्ट है क्वारंटीन मैनेजमेंट का और लॉकडाउन 4 का, उसके बारे में बताया। और उसके बाद अलग अलग जो प्रेजेंटेशन है उसका दौर चला। फिर जो सीएम है वो भी बीच बीच में कुछ जो सवाल किए जाने जिला प्रशासन के अफसरों से वो कर रहे हैं। सीएम फिर पूरी तरह करीब जो प्रवासी मजदूर आने वाले जो जिले हैं उनसे अलग से फीडबैक लेंगे। 11 से 12 जिले हैं जिन पर खास फोकस किया गया है, जहां पर कल रात को जो सीएम ने बैठक करके और प्रभारी लगाए हैं आईएएस ऑफिसर को, उन जिलों पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। लेकिन आज की जो वीसी है ये ओवरऑल जो कोरोना का मैनेजमेंट है और क्वारंटीन फैसिलिटीज है उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना मैनेजमेंट को लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं और एक एक कर फीडबैक दे रहे हैं। वहीं भरतपुर यूपी बॉर्डर पर बसों को लेकर असमंजस की स्थिति अब भी बरकरार है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से यहां पर बसें बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। यूपी सरकार से अब तक बसों को एंट्री मिलने की अनुमति नहीं मिली है। ऊंचा नगला बॉर्डर पर ये बसें खड़ी हैं। कांग्रेस नेता बसों को अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। अनुमति नहीं मिलने से हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया है। अगर 17 तारीख से परमिशन मिल जाती तो 1 लाख से ज़्यादा मजदूर अपने घरों पे पहुंच गए होते। आज फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई सद्बुद्धि आ जाए और आज 4 बजे तक कोई परमिशन मिल जाए इन बसों को, ताकि गरीबों को वहाँ के घरों तक पहुँचाया जा सके। 4 बजे तक हमें उम्मीद है कि परमिशन मानवता के नाते उन्हें देनी चाहिए। हम 4 बजे तक यहाँ डटे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल हम एफआईआर कराने की तैयारी कर रहे हैं। कागज़ तैयार हो रहे हैं, एफआईआर तैयार हो रही है और उसके प्रोसेस में है। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपसे समझा इसके बाद में, चूँकि जो जाम भी लगा था वो भी हट गया था और आज भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी स्थिति में उत्पन्न नहीं होने देंगे। बाकी दोनों सरकारों के बीच में जो भी बातचीत होगी, जो फैसला होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई। सर, कोई वीआईपी मूवमेंट की नहीं अभी तक तो राउंड लेने आए हैं यहाँ पर। यहाँ शांति व्यवस्था है, जो किसी प्रकार का जाम नहीं है। ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे सब अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो भी दोनों गवर्नमेंट फैसला करेंगी उसकी पालना करवाई जाएगी। आगरा और भरतपुर के बॉर्डर पे इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर पे क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा, यहाँ पुलिस की तैनाती काफी है और लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ मुआयना करने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांग्रेस की बसों को इजाजत नहीं दी गई है। हमारे साथ किरावली इलाके के एसडीएम साहब हैं नंदकिशोर जी। नंदकिशोर जी, क्या स्थिति है अभी? जो बसें वहाँ 800 से 900 लगी हैं, उनको जाने की इजाजत मिलेगी? प्रथम तो ये कि हमको जो सूचना दी गई थी
वो 800-900 बसों की सूचना नहीं दी गई। हमें ये कहा गया कि लगभग 250 से पहले बैच में उन्होंने लगभग 100 बसें, उसके बाद वो कह रहे थे और भी बसेस बुलाई जाएंगी। तो कल हमने कहा था हम आपकी बसेस को बिल्कुल परमिशन देंगे, लेकिन क्योंकि इन दिनों दुर्घटनाएं बहुत हुई है, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ये बसेस जो आ रही हैं इनका इंश्योरेंस हो सभी का, इनका फिटनेस का सर्टिफिकेट हो, इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो, ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस हो, ताकि प्रवासी जो जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सके। तो उन्हीं सभी दस्तावेजों की हमने मांग की थी। हमने कहा जैसे ही आप ये दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे, हम तुरंत जो है वो बसेस का पास बना के और इनको यहाँ से जाने की परमिशन जो है वो प्रदान कर दें। यानी जिन 250 बसों की आपने सूची मांगी है, तमाम दस्तावेज मांगे हैं, इंश्योरेंस की या बाकी चीजों के डिटेल्स मांगे हैं, अगर उन 250 बसों का दे दिया जाएगा तो यहाँ से जाने की इजाजत दे दी जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से ये है कि कोई भी वाहन जो जाएगा उस वाहन का एक पास बनना आवश्यक है। लेकिन वाहन का पास बनाने के लिए उस वाहन जो है वो सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है कि नहीं, उसका हमको पूरा का पूरा एक रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की जान को इसी प्रकार से जोखिम में नहीं डाल सकते। नंदकिशोर जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग भी मान के चल रहे थे कि यहाँ से बसों को जाने नहीं दिया जाएगा। तो 250 बसों की सूची अगर वो दे दे, सूची के साथ डिटेल्स दे दे, तो यहाँ से ओके बस गाजियाबाद नोएडा जाएंगे? जी बिल्कुल, उच्चाधिकारियों से हमको यही निर्देश है। इनफैक्ट कल भी उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अनुपालना में हम लोग, मैं और सीओ साहब, हम लोग स्वयं जो है वो बसों को रिसीव करने के लिए बॉर्डर पार करके राजस्थान का जो चेक पोस्ट है वहां पर हम गए थे, और हमने रिसीविंग लेटर भी रेडी कर लिया था। हमने जो एसीएस होम साहब का जो हमारा आदेश है वो भी हमने रेडी कर लिया। किसको ये दिया था वहाँ, कौन था वहाँ मौजूद? जो हमारे काउंटर पार्ट एसडीएम है उनसे हमने वार्ता की थी, लेकिन फिर वो दस्तावेज उन्होंने उपलब्ध कराया ही नहीं। हम शाम तक उनका इंतजार करते रहे, उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया, तो इसलिए फिर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आगे प्रक्रिया नहीं कर पाए। इजाजत यहाँ से मांगी गई थी, अगर पूरा डिटेल्स दिया जाएगा जो अब तक नहीं दिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, अगर वो मुहैया कराया जाएगा तो यहाँ से बसों को जाने की इजाजत दी जाएगी, और अगर नहीं मुहैया कराया गया तो इजाजत नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया। हम भरतपुर यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको बसों की स्थिति बता दें कि बसों की लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और यूपी सरकार अभी तक इनको यूपी में घुसने की अनुमति नहीं दे रही है। लंबी कतार आप देख सकते हैं, लाइनें लगी हुई हैं बसों की, और यात्री भी यहाँ टहल रहे हैं कि उन्हें अनुमति मिल जाए और वह पैदल ही अपने घरों की ओर जा सकें। लेकिन सियासत इतनी तेज़ हो चुकी है, आपको बता दें कि वहाँ से कोई भी, सिवाय आला अधिकारियों के अलावा कोई भी मौजूदा राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ की गवर्नमेंट के मंत्रियों से बात करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कल से ही यहाँ मंत्री सुभाष गर्ग मोर्चा लिए हुए हैं कि कोई भी वहाँ से यूपी का कोई आला अफसर या कोई मंत्री यहाँ आकर उनकी पीड़ा सुने, उनके प्रवासियों की पीड़ा सुने। प्रवासी भी यूपी के ही हैं और उनकी पीड़ा सुने, जिससे वह अपने घरों तक जा सकें। वहीं आपको बता दें कि लंबी कतारों के साथ साथ प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है और यहाँ लाइनें पूरी लगी हुई हैं। करीब 500 बसों के करीब यहाँ बसें लाइन से हैं। आपको बता दें कि इसके चलते कई बार जाम की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। वहीं निजी वाहनों की बात करें तो निजी वाहन के आने जाने पर कोई भी रोक नहीं है। वहीं इनके खाने पीने की बात की जाए तो इनके लिए ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए बाकायदा कैंप जगह जगह लगाए गए हैं। हर 30 बस का दायरा छोड़कर एक कैंप लगाया गया है, जिससे उन्हें खाने पीने के लिए वहाँ सुविधा उपलब्ध करा सके और ड्राइवर कंडक्टर अपने आप को असहाय महसूस नहीं करें। प्रवीण शर्मा, भरतपुर, न्यूज़ 18। आगरा और भरतपुर बॉर्डर पर खड़े हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पर कांग्रेस की करीब 800 से 900 बसें लगाई गई हैं कांग्रेस की तरफ से, जो यूपी सरकार को पेशकश की गई है। लेकिन हमारे साथ कुछ मजदूर भी हैं जो राजस्थान की तरफ से ही आए हैं और इनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बसों में बिठाकर शेल्टर होम ले जाया जाएगा। उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप जब आ रहे थे तो बसों को देखा था? जी सर, बहुत सारी बसें लगी थी, लाइन से बहुत सारी बसें लगी थी। हम वहाँ से निकले थे तो आप लोग हमने पूछा था कि सर हमें बॉर्डर तक पहुँचा दो, तो उन्होंने कहा ये बसें आगे निकलने नहीं दे रहे हैं। तो आगे निकलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप लोग पैदल कहाँ से आ रहे हैं? पैदल सर सूरत से आ रहे हैं।
सूरत से आप लोग पैदल आ रहे हैं? जी सर। कब चले थे? चला था करीब 10 तारीख को चला था सर। 10 तारीख को चलते। आप लोग भी सूरत से हो? हाँ। आप लोग सारे लोग सूरत से हो? सूरत से। तो बीच में सूरत से यहाँ आते आते किसी भी राज्य सरकार की तरफ से या किसी भी बस की तरफ से? सरकार की तरफ से नहीं, ऐसे ही जो वाहन चल रहे हैं थोड़ा बहुत मदद मांगा तो उन्होंने कुछ दूर छोड़ दिया, 4-6 किलोमीटर ऐसे चलते आ रहे हैं। और कोई ऐसी सरकार के लंग से कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई जो कि हम लोग घर पे जा पाए। और इसमें एक बच्ची भी है, इस बच्ची को दिखाना चाहेंगे जो ये भी सूरत से आ रही है। आपकी क्या लगती है? ये मेरी भतीजी है, भाई की लड़की। भाई की लड़की, ये छोटी है और ये सूरत से, इनको कैसे ला रहे हो? गोद में उठा के लाते, कभी कभी बीच में गोद में उठा के ले आते, कभी प्राइवेट वाहन भी मिल जाता है, बोलते हैं आ जाओ बैठ जाओ। बेटा क्या नाम है? शालिनी। शालिनी, खाना खाया है? कब खाया? कब खाना खाया? सर खाना खाया था, शाम को खाया था, ट्रक में मिल गया था, उसी ने दिलाया था, बोला था खाना खा लो, तो उसने कुछ हेल्प किया, कुछ अपने पास पैसे थे। और यहाँ कोई व्यवस्था खाना? हाँ यहाँ पे सर इन्होंने पार्ले बिस्किट वगैरह। यहाँ बिस्किट वगैरह खाया? यहाँ खाया है। लेकिन छोटी बच्ची शालिनी है, सूरत में रहती हैं और ये पूरा एक ग्रुप है जो सूरत से चला था 10 तारीख को। आज यहाँ राजस्थान होते हुए यूपी बॉर्डर तक पहुँचा है। राजस्थान की सीमा के अंदर भरतपुर की सीमा की तरफ तमाम बसें खड़ी हैं, लेकिन ये लोग पैदल चल के या कोई निजी वाहन ने मदद कर दी, उसके माध्यम से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। 10 तारीख को चले थे। हाँ। बहुत लंबा वक्त हो गया। तो ये जो बसें खड़ी हैं इसको देख के क्या लगा? पूछा आपने कि हमको छोड़ दीजिए? वहाँ भरतपुर पुलिस स्टेशन पे गए थे तो उन्होंने बोला कि यूपी बॉर्डर पे जाओ, वहाँ से कुछ मदद मिलेगा। तो ये सवाल भी एक है कि अगर बसों से श्रमिक मजदूरों को भेजना है तो दूसरी तरफ से जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें भी बसों में बिठा के भेजा जा सकता है। आप लोग भी सूरत से हो? यस। ये बच्ची सूरत से ही है। तो ये आप लोग भी? इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र से सोलापुर धुले हाईवे पर तेल टैंकर में धमाका हुआ है। टैंकर में हादसे के बाद विस्फोट। हादसे में ड्राइवर की मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी है। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें, महाराष्ट्र की खबर। ब्लास्ट, विस्फोट एक टैंकर में और उसके बाद धुएं का गुबार। एक व्यक्ति की, ड्राइवर की इस हादसे में मौत और एक गंभीर रूप से घायल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तेल टैंकर में धमाका। महाराष्ट्र में सोलापुर धुले हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तेल टैंकर में धमाका। टैंकर में हादसे के बाद विस्फोट हुआ और उसके बाद धुएं का गुबार। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए विस्फोट की तीव्रता का। इसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जख्मी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रशासनिक अमला यहां मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पूरे इलाके में धुआं फैल चुका है। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी भी यहां मौजूद। खबर कोटा से। कोटा के घोड़ा बस्ती में गैस सिलेंडर फटने से 2 घरों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद पड़ोस के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। धमाके के साथ फटे सिलेंडर की वजह से मकान की टीन के छप्पर उड़कर दूर तक जा गिरे। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर के नाथावाली गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में आपसी झगड़ा हुआ। उसमें एक पक्ष के युवक ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया और मामले की जांच की जा रही है।
खबर सिरोही से। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के इसरा गांव से 4 मई को लापता हुए एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शव मिलने के बाद परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। हालांकि शव पूरी तरह गल गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। टोंक से सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अपने संसदीय क्षेत्र में हाल में हुई एक हत्या की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा। जौनापुरिया ने कहा कि स्थानीय प्रशासन उनकी किसी बात को नहीं सुन रहा है। जौनपुरिया ने महिला आयोग और ओबीसी आयोग को भी ज्ञापन सौंपने की बात कही है। स्पीकर साहब से मैंने कहा है कि सर ऐसे बात है, ना तो रेप केस में कोई उसकी पकड़ने हो रही है और ना ही उसमें कोई ज़्यादा पुलिस गौर कर रही है। दूसरी लड़की हमारे ऐसी समाज की थी, उस लड़की के साथ रेप और मार दिया गया। उसके बाद में उसको कहा हमने 376 में दर्ज कर लिया, 302 में कर लिया। मैंने उससे बात की, वो तो जब लड़की मर गई तो 376 तो होना ही था, लेकिन आपने मेडिकल के अंदर में उससे कोई वो नहीं किया, वो FSL रिपोर्ट के ऊपर डाल दिया और ना ही अभी चालान सबमिट किया है। तो उन सबको लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज स्पीकर साहब को मेरा यह था कि उनको सबसे बात को अवगत करा के और उनसे अनुरोध किया कि इसमें आप करें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमारी सुनने को तैयार है नहीं। कोरोना से लड़ने के लिए चांदी का मास्क सामने आ चुका है। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन जब जंग बड़ी हो तो कीमत की किसे परवाह। देखिए चांदी वाले मास्क पर यह रिपोर्ट। कमाल है, ये मास्क लाजवाब है। कोरोना की काट है। सुंदर, सुरक्षित और टिकाऊ है। चांदी का बना है। एक मास्क बनाने में 25 से 35 ग्राम चांदी का इस्तेमाल हो रहा है और कीमत 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक। बिल्कुल N95 मास्क की तरह ही है। हाँ, लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको 5 दिन पहले ऑर्डर देना जरूरी है। इस मास्क को बनाया है संदीप सागा ओंकार ने। संदीप कर्नाटक के बेलगाम जिले के एक ज्वेलर्स का कारोबार करते हैं। अब चांदी का मास्क बना कोरोना काल में चांदी काट रहे हैं। लॉकडाउन में फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर्स अलग अलग अंदाज में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है तो कोई फिटनेस टिप्स दे रहा है। इसी कड़ी में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन तेंदुलकर के बाल काटते हुए वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन अर्जुन के बाल काट रहे हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद महिला ने आइसोलेशन वार्ड में रहते हुए एक नन्ही सी जान को जन्म देकर परिवार को दोहरी खुशी दे दी है। देखिए एक रिपोर्ट। पहले कोरोना से जीत ली जंग, फिर नन्ही परी को दिया जन्म। आइसोलेशन वार्ड में बनी मां, खुशियों से भर गई मां की गोद। महीनों बाद जोधपुर के MDM अस्पताल का मातृ एवं शिशु केंद्र नवजात की किलकारियों से गूंज उठा है। कोरोना काल में लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव वातावरण के बीच काम कर रहे अस्पताल कर्मचारियों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई है, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में गर्भवती महिला ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैंने
पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव आई है। उनको कल ही एक सिजरीन हुआ है और उसकी बच्ची जो डिलीवरी हुई है वो स्वस्थ है और बहुत खुशी की बात है कि पहले बहुत भय का माहौल था और हम लोगों ने कोरोना जो भी थे मरीज उनको ठीक किया है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु से जालोर पहुंची 28 वर्षीय गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थी। 2 सप्ताह बाद संक्रमण से मुक्त होते ही गर्भवती महिला ने एक स्वस्थ और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। हम लोगों ने यहाँ जनरल अस्पताल को कोविड के लिए स्पेशलाइज कर दिया। कोई डिलीवरी होगी तो कोविड की यहीं होगी और लोगों को कोई समस्या नहीं आवे, इसलिए स्पेशल व्यवस्था की है और किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए हमने उसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड के लिए कर दिया है, बच्चे और जच्चा के लिए। बच्ची के जन्म लेते ही पूरे अस्पताल का माहौल बदल गया है और लगातार तनाव झेल रहे अस्पताल कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।